मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि तभी बाहर से मेरे भाई की हंसी की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक के देखा, वो हाथ में मोबाइल लिया आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा था। कभी मुस्कुरा देता, कभी शर्मा के सर झुका लेता, कभी धीमी आवाज़ में बात करता। मैंने चाय का चूल्हा बंद किया और दबे कदमों उसके पीछे जा खड़ी हुई। वो इतना मगन था कि उसे मेरे आने का एहसास भी ना हुआ। मैंने अचानक उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो चौंक के पलटा और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं हंस पड़ी और बोली, ये कौन है जिससे इतनी देर से बातें हो रही हैं? आज तो हमारे सीधे साधे भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। वो पहले तो बात टालने लगा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस एक दोस्त था। मैंने उसका मोबाइल पकड़ने की कोशिश की तो वो फौरन पीछे हट गया और बोला, तुम्हें हर बात जाननी ज़रूरी है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मुझसे कोई राज नहीं रख सकते। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर चारों तरफ देखा कि कहीं अम्मी या अब्बा तो नहीं सुन रहे। फिर आहिस्ता से मेरे करीब आके बोला, अगर मैं एक बात बताऊं तो किसी से कहोगी तो नहीं? मैंने फौरन अपना हाथ उसके हाथ पे रख के कहा, पहले बात बताओ फिर फैसला करूंगी। तो वो झिझकते हुए बोला, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मेरी आंखें खुशी से फैल गईं। मैंने जोर से कहा, सच? वो फौरन मेरे मुंह पे हाथ रख के बोला, आहिस्ता, अगर अम्मी ने सुन लिया तो अभी मेरी खैर नहीं। मैं हंसने लगी और बोली, आखिर हमारे भाई भी बड़े हो गए, अब हमारे घर में भी भाभी आएंगी। वो मेरी खुशी देख के खुद भी हंसने लगा। मैंने फ़ौरन पूछा, कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कितनी बार मिली है? उसने हंस के कहा, एक साथ इतने सवाल मत करो, सांस तो लेने दो। फिर उसे बताया वो लड़की अपने मामू के घर एक शादी में मिली थी। इसके बाद कभी कभी फ़ोन पर बात होने लगी और अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने कहा, फिर देर किस बात की, आज ही अम्मी अब्बा से बात करो। वो घबरा गया और बोला, इतनी आसान बात नहीं है, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, पहले कोशिश तो करो, शायद वो मान जाए। शाम को सब लोग सहन में बैठे चाय पी रहे थे। अम्मी सब्जी काट रही थीं, अब्बा अखबार पढ़ रहे थे। मैंने जानबूझ के भाई की तरफ देखा, वो मेरी बात समझ गया, मगर फिर भी खामोश बैठा रहा। आखिर मैंने ही शरारत से कहा, अम्मी अब हमारे भाई की शादी कर देनी चाहिए। अम्मी हंस के बोली, हमें भी यही फिक्र लगी हुई है, मगर पहले कोई अच्छी लड़की तो मिले। मैंने फौरन भाई की तरफ देखा, वो पसीना साफ करने लगा। अब्बा ने भी अखबार नीचे रखा और बोले, क्यों बेटा, तुम्हारी नज़र में कोई है क्या? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर भाई ने हिम्मत करके कहा, जी अब्बा, एक लड़की है, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी और अब्बा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर अम्मी ने नरमी से पूछा, कौन है बेटा? भाई ने लड़के का नाम बताया और उसके घर वालों के बारे में भी बताया। अब्बा काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, अगर लड़की अच्छी है और ख़ानदान भी ठीक है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? आखिर शादी तो तुम्हें ही करनी है। भाई के चेहरे पे ऐसी खुशी आई जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। मैंने खुशी से तालियां बजा दी और कहा, बस फिर जल्दी से भाभी को घर ले आए। अगले चंद दिन घर में इसी बात का चर्चा रहा। अम्मी कभी किसी रिश्तेदार से उस खानदान के बारे में पूछती, कभी अब्बा किसी जानने वाले से मालूमात लेते। भाई हर रोज़ बेचैनी से पूछता, कोई नई खबर मिली? मैं उसे छेड़ती रहती और कहती, अभी से इतनी बेचैनी है, शादी के बाद क्या करोगे? वो शर्मा के मुस्कुरा देता। एक शाम अम्मी मेरे कमरे में आई और बोली, इतवार को हम लोग लड़की वालों के घर जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। मैंने खुशी से कहा, ज़रूर जाऊंगी, आखिर मुझे भी तो अपने होने वाली भाभी को देखना है। फिर हम दोनों अलमारी खोल के कपड़े निकालने लगे। अम्मी कहने लगी, पहली मुलाकात में इंसान का अंदाज भी बहुत अहम होता है। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी फिक्र न करें, मैं ऐसी बातें करूंगी कि वो लोग फौरन हाँ कर देंगे। अम्मी ने प्यार से मेरे सर पे हाथ मारा और बोली, बस ज़्यादा शरारत मत करना। इतवार की सुबह सब लोग जल्दी तैयार हो गए। अब्बा ने जाते हुए बार बार भाई को समझाया कि ज़्यादा बोलना नहीं, सिर्फ सलाम करना, बाकी बात हम करेंगे। मगर भाई की हालत ऐसी थी कि उसे शायद किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। मैं सारा रास्ता उसे छेड़ती रही और वो बार बार मुझे खामोश रहने का इशारा करता रहा। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बहुत इज्जत से इस्तकबाल किया। हमें बड़े कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद चाय और खाने की चीज़ें आईं। घर का माहौल बहुत सादा मगर मोहब्बत भरा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक लड़की ट्रे में चाय लेके अंदर आई। भाई ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मैं समझ गई यही वो लड़की है। वो नज़रें झुका के सबके सामने चाय रख रही थी, मगर एक लम्हे के लिए उसकी और मेरे भाई की नज़रें मिली तो दोनों फौरन दूसरी तरफ देखने लगे। बातों बातों में दोनों खानदान एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। अब्बा ने साफ लफ्ज़ों में कहा, हमें आपकी बेटी पसंद आई है। अगर आप लोगों को भी हमारा बेटा पसंद हो तो हम ये रिश्ता खुशी से करना चाहते हैं। लड़के के वालिद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आप लोग इज्जत वाले हैं,
लड़का भी हमें पसंद आया है, मगर इतना बड़ा फैसला हम एक ही मुलाकात में नहीं करेंगे। हमें 2-3 दिन का वक्त दीजिए, फिर हम खुद आपके घर आकर जवाब देंगे। वापसी के रास्ते में गाड़ी के अंदर खुशी का अजीब सा माहौल था। अम्मी बार बार कह रही थी, अल्लाह करे सब खैर से हो जाए। अब्बा भी मुतमईन नजर आ रहे थे। भाई खामोश बैठा था, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट छुप नहीं रही थी। मैंने उसे कोहनी मारी और आहिस्ता से कहा, लगता है भाभी पसंद आ गई है। वो शर्मा के खिड़की से बाहर देखने लगा। घर पहुंचते ही अम्मी ने रिश्तेदारों से भी जिक्र करना शुरू कर दिया कि अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही घर में खुशी आने वाली है। मैं भी अपने कमरे में बैठ के यही सोच रही थी कि चंद ही दिनों में हमारे घर में एक नई बहन आ जाएगी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही खुशी चंद दिन बाद एक ऐसी शर्त के नीचे दबने वाली है जो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि 4 जिंदगियां बदल देगी। अगले 2 दिन हमारे घर में हर बात का आगाज भी उसी रिश्ते से होता और अख्ताम भी उसी पर। अम्मी कभी अलमारी खोल के नए बर्तन देखने लगती और कहती, अगर रिश्ता तय हो गया तो ये भाभी के लिए रखूंगी। कभी अब्बा बाजार से वापस आते तो कहते, लोग इस खानदान की बड़ी तारीफ करते हैं। मुझे अपने भाई को छेड़ने का एक नया बहाना मिल गया था। मैं जब भी उसे देखती मुस्कुरा के पूछती, भाभी का फोन आया था। वो शर्मा के कहता, तुम्हें हर वक्त मजाक ही सोचता रहता है, मगर उसकी आंखों की खुशी बता देती थी कि वो दिल ही दिल में हर गुजरते दिन को गिन रहा है। तीसरे दिन दोपहर के वक्त अम्मी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, जल्दी से ड्राइंग रूम की सफाई कर दो, मेहमान आने वाले हैं। मैंने हैरत से पूछा, कौन आ रहा है? तो अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज जवाब मिल जाए। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो थोड़ी देर बाद एक गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने आके रुकी। मैं समझ गई कि वो लोग आ गए हैं। मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगा। मैं जल्दी से पानी की ट्रे लेके ड्राइंग रूम में गई। सब लोग बड़े अदब से बैठे थे। भाई भी खामोशी से एक तरफ बैठा था। मैंने चाय रखी और वापस आने लगी तो अम्मी ने इशारे से कहा, तुम भी यहीं बैठ जाओ। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। कुछ देर आम बातें होती रहीं, फिर लड़की के वालिद ने मुस्कुरा के कहा, हमें आपका बेटा पसंद आया है। हमें इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं। मेरे भाई के चेहरे पे ऐसी खुशी आई जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अम्मी ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया और अब्बा ने भी खुश होके उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन उस लम्हे लड़की के चचा ने गला साफ किया और बोले, एक बात और है जो पहले ही साफ कर देना चाहते हैं। कमरे में सबकी नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। उन्होंने बड़े सुकून से कहा, हमारे ख़ानदान में एक पुरानी रवायत है, हम अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ करते हैं जहाँ से अपने बेटे के लिए भी रिश्ता मिल जाए। मैं पहले तो उनकी बात पूरी तरह समझ न सकी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे से कर दें तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। अम्मी ने मेरी तरफ देखा, फिर अब्बा की तरफ। अब्बा ने नरमी से कहा, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? उन्होंने जवाब दिया, वो आपकी बेटी से चंद साल छोटा है, मगर अच्छा लड़का है, अपना कारोबार करता है। मेरे दिल को जैसे किसी ने ज़ोर से दबा दिया। मैंने बेख्तियार अपने अब्बा की तरफ देखा। मुझे लगा वो फ़ौरन इनकार कर देंगे, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये बात हमारे लिए नई है, हमें सोचने का वक्त चाहिए। लड़की के वालिद ने कहा, हमें कोई जल्दी नहीं, आप आराम से सोच लीजिए, मगर हमारी तरफ से यही शर्त है, हम बेटी भी अकेली नहीं भेजते और बेटा भी अकेला नहीं लाते। बात वहीं ख़त्म हो गई। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। मैं भी खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मेरे जहन में बार बार वही एक जुमला गूंज रहा था, अपनी बेटी के बदले अपनी बेटी। शाम को अब्बा ने सबको सहन में बुलाया। मैं भी आके बैठ गई। अम्मी खामोश थीं, भाई के चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। अब्बा ने आहिस्ता से कहा, तुम सब ने उनकी शर्त सुन ली है, अब हर एक अपनी राय दे। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और साफ लफ्ज़ों में कहा, अब्बा मैं ये शादी नहीं करूँगी। सबकी नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। मैंने दोबारा कहा, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहती जहाँ मेरी शादी सिर्फ इसलिए की जाए कि मेरे भाई की शादी हो सके। और फिर वो लड़का मुझसे उम्र में भी छोटा है। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। भाई ने मेरी तरफ देखा मगर कुछ न बोला। उसकी खामोशी मेरे दिल पे और भी भारी लग रही थी। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, बेटी अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ बात हो रही है। मैंने कहा, अम्मी अगर फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। अब्बा काफ़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, पहले हमें हर पहलू से सोचना होगा। उसी वक्त भाई अपनी जगह से उठा और धीमी आवाज़ में बोला, अब्बा अगर मेरी खुशी की कीमत मेरी बहन की खुशी है तो फिर मुझे भी ये शादी नहीं करनी। मैंने पहली बार उसकी तरफ देख के मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका था, क्योंकि मैं जानती थी कि बाज़ औक़ात घर के बड़े दिल की नहीं रस्मों की सुनते हैं, और मुझे डर था कि कहीं ये खामोशी आने वाले तूफ़ान की शुरुआत ना हो। अगले चंद दिन हमारे घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था।
यहाँ पहले जहाँ हर वक्त हंसी मजाक की आवाज़ें आती थीं, अब वहाँ खामोशी रहने लगी। मैं जब भी सहन में निकलती, अब्बा किसी न किसी सोच में गुम बैठे होते। अम्मी तस्बीह हाथ में लिए कभी मुझे देखती, कभी भाई को, अभी खामोश हो जाती। भाई दफ्तर से वापस आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता, न पहले की तरह मेरे साथ चाय पीता, न हंसी मजाक करता। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि एक शर्त ने पूरे घर की खुशियाँ रोक दी हैं। एक शाम मैं अपने कमरे में कपड़े तय कर रही थी कि दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। मैंने देखा भाई खड़ा है, उसके हाथ में चाय के 2 कप थे। वो आकर मेरे सामने बैठ गया और काफ़ी देर तक खामोश रहा। फिर धीमी आवाज़ में बोला, तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस फैसले से डर रही हूँ जिसमें मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं रखी जा रही। भाई ने नज़रें झुका लीं और बोला, मैंने इसीलिए अब्बा से कह दिया था कि अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं भी ये शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी कुर्बानी पे अपनी खुशी नहीं बना सकता। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी, मगर उसके चेहरे पे बेबसी भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने आयशा से कहा, मसला तुम नहीं हो, मसला ये रस्म है जिसमें एक बहन और एक भाई की जिंदगियां सौदा बन जाती हैं। इसी दौरान अम्मी ने हमें आवाज़ दी। हम दोनों सहन में आ गए। वहाँ अब्बा पहले से बैठे थे। उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और बोले, मैंने इस मामले पे बहुत सोचा है। लड़की वाले अपनी शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने साफ कह दिया है, अगर बट्टे सट्टे की शादी ना हुई तो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। भाई फौरन बोला, फिर रहने दें अब्बा, मैं ज़बरदस्ती किसी को अपने लिए मजबूर नहीं करना चाहता। अब्बा ने गहरा सांस लिया और कहा, बेटा, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लोग भी यही कहेंगे कि हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया। मैंने पहली बार कदरे ऊंची आवाज़ में कहा, लोग हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे या हम खुद गुजारेंगे? कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अम्मी ने नरमी से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, हम तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकते। मैंने कहा, फिर मेरी बात मानिए, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक रिश्तेदार आए और अब्बा के साथ बैठ गए। मैं पानी देने गई तो उनकी बातें सुन ली। वो कह रहे थे, आजकल यही तरीका महफूज समझा जाता है, एक घर से लड़की जाए तो दूसरे घर से भी लड़की आ जाए, फिर दोनों खानदान बंधे रहते हैं, वरना लोग बाद में मुकर जाते हैं। मेरे दिल में आया जाके कहूँ कि बंधते खानदान नहीं कैद होते हैं, मगर मैं खामोश रही और वापस अपने कमरे में आ गई। रात को मैं छत पे टहल रही थी कि भाई भी ऊपर आ गया। वो मेरे पास आके खड़ा हो गया और बोला, अगर तुम कहो तो मैं कल ही उस लड़के से इनकार कर दूं। मैंने कुछ देर आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, तुमने उसे पसंद किया है ना? उसने आहिस्ता से कहा, हाँ। मैंने पूछा, क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? बोला, जितना मैं समझ सका हूँ शायद हाँ। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, फिर मुझे तुम्हारा घर उजड़ता भी अच्छा नहीं लगेगा। वो फौरन बोला, मगर तुम्हारी खुशी। मैंने बात काटते हुए कहा, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है। अगरचे मैंने ये बात उसे तसल्ली देने के लिए कही थी, मगर हकीकत ये थी कि मेरे दिल में खौफ पहले से बढ़ चुका था। मुझे लग रहा था जैसे हालात आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक ऐसे रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं जहाँ मेरी मर्जी की कोई जगह नहीं होगी। 2 दिन बाद अब्बा ने हमें बताया कि लड़की वालों ने दोबारा पैगाम भेजा है। वो आखिरी जवाब सुनना चाहते हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि अगर हम राज़ी हों तो वो अपने बेटे को भी साथ लाएंगे, ताकि दोनों ख़ानदान एक दूसरे से अच्छी तरह मिल लें। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि शायद वो लड़का खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि अगर वो भी मेरी तरह इस शादी पर राज़ी ना हुआ तो शायद ये सारा मामला वहीं ख़त्म हो जाए। मगर मुझे उस वक्त ये मालूम नहीं था कि किस्मत अभी हम दोनों को एक ऐसी आजमाइश के सामने लाने वाली है जहाँ इनकार करने वाले भी आखिरकार हाँ कहने पे मजबूर हो जाएंगे। अगले इतवार सुबह से ही घर में हल्की हल्की बेचैनी थी। अम्मी बार बार मुझसे कहती, बेटा, मेहमान आने वाले हैं, अच्छे कपड़े पहन लो। मैं दिल ना होते हुए भी तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे गाड़ी रुकी और वो लोग हमारे घर आ गए। मैंने हस्बे आदत पानी और चाय की ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम में चली गई। उस बार उनके साथ एक नौजवान भी था। मैं समझ गई, यही वो लड़का है जिसका रिश्ता मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। मैंने नज़र झुका के सबके सामने चाय रखी, मगर एक लम्हे के लिए मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी। वो भी मेरी तरह खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना दिलचस्पी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो भी सिर्फ बड़ों के कहने पे यहाँ आके बैठ गया हो। मैं वापस मुड़ने लगी तो अम्मी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम भी यहीं बैठ जाओ। मैं एक तरफ खामोशी से बैठ गई। कमरे में आम बातें होती रहीं, कभी कारोबार का जिक्र होता, कभी खानदान का। फिर लड़की के वालिद ने अपने बेटे की तरफ देख के कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। उसे पहली बार सर उठाया, मगर मेरी तरफ देखने के बजाय अपने वालिद की तरफ देख के बोला, मुझे कुछ नहीं पूछना। उसका लहजा ऐसे था जैसे वो सिर्फ बात खत्म करना चाहता हो। थोड़ी देर बाद अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि मैं किचन से कुछ और चीज़ें ले आऊं। मैं अंदर चली गई।
चंद मिनट बाद वापस आई तो देखा अब्बा उनसे कह रहे थे, अगर बच्चों की मर्जी शामिल हो तो रिश्ता मजबूत रहता है। इसमें लड़की के वालिद हंस के बोले, हमारे घर में बच्चे बड़ों के फैसले पर सर झुका देते हैं, यही हमारी रिवायत है। मैंने चोरी से उस लड़के की तरफ देखा, उसने हल्का सा सर झुका लिया मगर कुछ न बोला। लड़का बज़ाहिर अच्छा था, सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, उसके कदो कामत से भी नहीं लगता था कि मुझसे छोटा है। मेहमान शाम तक बैठे रहे, फिर जाते उन्होंने कहा, अब फैसला ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों बच्चों की खुशी इसी में है। मैं ये जुमला सुन के दिल ही दिल में तलखी से हंसी दी, क्योंकि वहाँ बैठा शायद ही कोई ऐसा था जिसने हम दोनों से पूछा हो कि वाकई हमारी खुशी किस में है। उनके जाने के बाद मैं सहन में आके बैठ गई। कुछ देर बाद भाई हमारे पास आया और बोला, तुमने उस लड़के को देखा? मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ देखा। उसे पूछा कैसा लगा? मैंने कहा ये सवाल मुझसे नहीं उससे पूछना चाहिए, क्योंकि उसके चेहरे पे भी वही खामोशी थी जो मेरे दिल में है। भाई ने चौंक के मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें भी ऐसा लगा? मैंने सर हिला दिया और कहा, वो एक बार भी ऐसा नहीं लगा जैसे अपने होने वाली बीवी को देखने आया हो। रात को खाने के बाद अब्बा ने सबको फिर इकट्ठा किया। उनके चेहरे पे संजीदगी थी। वो बोले, मैंने बहुत सोचा है। लड़की वालों ने साफ कह दिया है कि अगर हम इनकार करेंगे तो वो भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। अब फैसला हमें करना है। भाई फौरन बोला, अब्बा अगर बहन राजी नहीं तो मेरी तरफ से इनकार समझें। मगर इससे पहले कि अब्बा कुछ कहते, अम्मी बोल उठी, बेटा कभी कभी इंसान को एक कुर्बानी दे के दो घर आबाद करने पड़ते हैं। मैंने फौरन कहा, लेकिन अगर वो कुर्बानी देने वाला खुद ही सारी उम्र ना बच सके तो फिर वो दो घर कैसे आबाद होंगे? कमरे में खामोशी छा गई। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर तुम भी ये देखो, तुम्हारा भाई उस लड़की से मोहब्बत करता है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो सिर्फ दो नहीं, दो खानदान एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैंने भी पहली बार महसूस किया कि सबकी बातों का रुख आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ रहा है, जैसे फैसला मेरे कंधों पे रख दिया गया हो। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं जितना बोलती उतना ही मुझे महसूस होता कि मैं अपने भाई की खुशी छीनने वाली बन रही हूँ। अगली सुबह मैं सहन में कपड़े सुखा रही थी कि भाई मेरे पास आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, शायद वो पूरी रात जागता रहा था। वो मेरे सामने खड़ा होके बोला, अगर तुम सिर्फ मेरी वजह से हाँ कहोगी तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या तुम सारी ज़िंदगी खुश रह सकोगे? वो खामोश हो गया। उसकी खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि हम दोनों में से कोई भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं मांग रहा था। हम सिर्फ एक दूसरे की खुशी बचाने की कोशिश कर रहे थे, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनने वाली थी। शाम को अब्बा मेरे कमरे में आए। वो मेरे पास चारपाई पे बैठ गए और बोले, बेटा मैं तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, मगर ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले दिल से नहीं हालात से करने पड़ते हैं। अगर तुम ये रिश्ता कबूल कर लो तो तुम्हारे भाई का घर भी बस जाएगा और तुम भी एक अच्छे ख़ानदान में चली जाओगी। मैंने काफ़ी देर तक कुछ न कहा। फिर मेरी नज़र दीवार पे लगी, अपने और भाई के बचपन की तस्वीर पे पड़ी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हंस रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी हाँ से मेरे भाई की खुशी वाबस्ता है तो मैं इनकार नहीं करूँगी। अब्बा ने सुकून का सांस लिया और मेरे सर पे हाथ फेर के कमरे से बाहर चले गए। मैं अकेली बैठी रह गई। दिल बार बार यही कह रहा था कि शायद मैंने अपने भाई के लिए बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, मगर ना जाने क्यों अंदर कहीं एक आवाज़ मुसलसल मुझे खबरदार कर रही थी कि बाज़ कुर्बानियाँ घर नहीं बसाती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चार जिंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं। मेरे हाँ कहने के चंद ही दिन बाद दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सुबह से शाम तक घर में किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता। अम्मी कभी कपड़ों की फिक्र में होती, कभी जेवर निकाल के देखती। अब्बा बाजार के चक्कर लगाते रहते और मेरा भाई कई कई बार मोबाइल देख के मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसकी बात अपनी होने वाली दुल्हन से घर वालों की मर्जी के साथ होने लगी थी। मैं सबको खुश देखती तो अपने चेहरे पे भी मुस्कुराहट ले आती, मगर जब रात को अपने कमरे में अकेली होती तो दिल पे एक अजीब सा बोझ उतर आता। एक दोपहर में मेहंदी के कपड़े देख रही थी कि भाई मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक डिब्बा था। उसे मेरे सामने रख के कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैंने खोल कर देखा तो उसमें बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ थीं। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें कब से मेरी पसंद का इतना ख्याल आने लगा? वो खामोश हो गया, फिर बोला, मैं जानता हूँ तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा फैसला किया है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, अब ये बात बार बार मत किया करो। जो होना था वो हो गया। अब कोशिश करो कि दोनों घरों में खुशियाँ आएँ। वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं वादा करता हूँ अगर कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। मैंने दिल में सोचा,
کاش ہر مشکل بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے سے حل ہو جاتی۔ چند دن بعد مہندی کی تقریب تھی۔ گھر میں عورتیں گانے گا رہی تھیں، سب خوش تھے۔ میری ہونے والی بھابھی بھی اپنے گھر میں مہندی لگا رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر مجھے اس کی خوشی کا احساس ہوتا، مگر اس لمحے اپنے آنے والے کل کا خیال آتا تو دل پھر سے خاموش ہو جاتا۔ کئی بار میری نظر دروازے کی طرف جاتی، جیسے نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ ابھی کوئی آئے گا اور کہے گا یہ شادی نہیں ہو سکتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رسمیں ایک ایک کر کے پوری ہوتی رہیں۔ بارات والے دن صبح امی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولی، آج کے بعد تم اس گھر کی مہمان رہ جاؤ گی۔ میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا کیونکہ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا شور تھا اور میں کسی کی خوشی میں اپنی اداسی شامل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام تک دونوں نکاح ایک ہی وقت پہ ہونے تھے۔ پہلے میرے بھائی کا نکاح پڑھایا گیا، پھر میرا نام پکارا گیا۔ میں نے دھیمی آواز میں قبول ہے کہا، مگر میرے دل کو ایسا لگا جیسے یہ لفظ میرے ہونٹوں سے نہیں کسی اور کے ہونٹوں سے نکلا ہو۔ نکاح ختم ہوا تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میرا بھائی اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دل سے دعا نکلی کہ اللہ کرے اس کی خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو امی مجھ سے لپٹ کے بہت روئیں۔ ابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا مگر ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ وہ شخص بھی بیٹھا تھا جو چند گھنٹے پہلے میرا شوہر بنا تھا۔ پورا راستہ ہم دونوں خاموش رہے۔ نہ اس نے میری طرف دیکھا نہ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کی آواز کے علاوہ وہاں کوئی اور آواز نہیں تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دو اجنبی ایک ہی راستے پہ سفر تو کر رہے ہیں مگر دونوں کی منزل الگ الگ ہے۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو رسمیں شروع ہو گئیں۔ گھر کی عورتیں ہنس رہی تھیں، کوئی میرا ہاتھ پکڑتا، کوئی دعائیں دیتا۔ میں خاموشی سے سب کرتی رہی۔ پھر مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کسی نے گھونگھٹ درست کیا، کسی نے کہا دلہا ابھی آ جائے گا۔ دروازہ بند ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ کافی دیر بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہ اندر آیا مگر میری طرف دیکھنے کے بجائے سیدھا کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ کچھ کہے گا مگر کئی منٹ گزر گئے، اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ آخر اسے دھیمی آواز میں کہا، مجھے معلوم ہے یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا، اور نہ ہی تمہاری مرضی سے۔ وہ پہلی بار میری طرف مڑا مگر اس نے گھونگھٹ اٹھانے کی بھی کوشش نہ کی۔ پھر بولا، میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا تھا مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے کہا میں نے بھی بہت انکار کیا تھا۔ وہ تلخ لہجے میں ہنسا اور بولا، لگتا ہے آج اس کمرے میں 2 نہیں 4 لوگوں کی خواہشیں دفن ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بستر کے کنارے پہ بیٹھ گیا مگر میری طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ میں کافی دیر تک بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی اور صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ اس نے مجھے نہ روکا نہ پوچھا کہ تم وہاں کیوں جا رہی ہو۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا کیونکہ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ اس کمرے میں میاں بیوی نہیں بلکہ 2 مجبور انسان بیٹھے ہیں جنہیں دوسروں کے فیصلوں نے ایک ہی چھت کے نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ رات بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئی۔ کبھی میں اپنے میکے کے بارے میں سوچتی، کبھی بھائی اور اپنی نئی بھابھی کے بارے میں۔ پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے اس وقت ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جب اگلی صبح میری آنکھ کھلے گی تو اس کمرے میں میرا شوہر موجود نہیں ہوگا اور اس ایک لمحے کے بعد 4 زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ صبح میری آنکھ اس وقت کھلی جب کمرے کے باہر لوگوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے چند لمحے خاموش لیٹے لیٹے چھت کو دیکھا، پھر اچانک مجھے رات کی سب باتیں یاد آ گئیں۔ میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میری نظر بستر کی طرف گئی تو وہ خالی تھا۔ پہلے مجھے لگا شاید وہ فجر کی نماز کے لیے گیا ہوگا یا گھر کے کسی بڑے کے پاس بیٹھا ہوگا۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میں نے آہستہ سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازے کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ میری ساس مسکراتی ہوئی اندر آئی اور بولی، بیٹا رات بھر جاگتی رہی ہوگی اسی لیے ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولی، وہ کہاں ہے؟ میں نے بے اختیار جواب دیا، شاید باہر گئے ہوں گے۔ میں نے خود بھی ابھی تک نہیں دیکھا۔ میری بات سن کے وہ زیادہ متوجہ نہ ہوئی اور بولی، اچھا تم تیار ہو جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وہ چلی گئیں۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں سب لوگ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھے۔ میری نند نے ہنس کے کہا، بھابھی آئیں ادھر بیٹھیں۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ چند منٹ گزرے، پھر اس کی امی نے ایک لڑکے سے کہا، ذرا جا کے دیکھو وہ چھت پہ تو نہیں ہے۔ وہ لڑکا اوپر گیا اور واپس آ کے بولا، وہاں تو کوئی نہیں۔ پہلی بار میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی مگر میں پھر بھی خاموش رہی کیونکہ میں اس گھر میں نئی تھی۔
کسی سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے والد نے کہا شاید کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا، ابھی آ جائے گا، مگر ان کی آواز میں بھی وہ یقین نہیں تھا جو الفاظ میں نظر آ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ناشتے کا وقت نکل گیا، پھر دوپہر ہونے لگی۔ اب گھر والوں کے چہروں پہ پریشانی صاف نظر آنے لگی۔ کوئی اس کے دوستوں کو فون کرتا، کوئی رشتہ داروں سے پوچھ رہا تھا، مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب مل رہا تھا، وہ یہاں نہیں آیا۔ میں کونے میں بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دوپہر کے قریب میرے بھائی اور ابا بھی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ شاید انہیں بھی کسی نے اطلاع دے دی تھی۔ بھائی سیدھا میرے پاس آیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے صرف اتنا کہا، صبح سے وہ نظر نہیں آئے۔ بھائی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر فوراً باہر چلا گیا۔ صحن میں دونوں خاندان جمع ہو چکے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا تھا۔ کوئی کہتا شاید ناراض ہو کے چلا گیا ہے، کوئی کہتا شاید کسی ضروری کام سے گیا ہوگا، ابھی واپس آ جائے گا، مگر گھنٹے گزرتے جا رہے تھے اور وہ واپس نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران میری بھابھی بھی اپنے میکے والوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پہ خوشی کی جگہ خوف تھا۔ وہ بار بار اپنے والد سے پوچھ رہی تھی آخر ہوا کیا ہے، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک آدمی کے نہ ہونے سے کتنے لوگ ایک ساتھ بے چین ہو سکتے ہیں۔ شام کے قریب میرے سسر نے سخت لہجے میں کہا، اب مزید انتظار نہیں کریں گے، سب جگہ خبر کر دو، اسے ڈھونڈا جائے۔ گھر کے کئی مرد فوراً نکل گئے، کوئی بس اڈے کی طرف، کوئی ریلوے اسٹیشن کی طرف، کوئی اس کے دوستوں کے گھروں میں گیا، مگر ہر طرف سے مایوسی ہی ملی۔ رات ہونے تک میرا دل جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ میں صبح سے ایک ہی کپڑوں میں بیٹھی تھی، نہ بھوک محسوس ہو رہی تھی نہ پیاس۔ میری نظریں بار بار دروازے پہ جا کے رک جاتی، شاید ابھی وہ اندر آئے گا اور کہے گا میں آ گیا ہوں، مگر ہر بار دروازہ کسی اور کے لیے کھلتا۔ رات گئے میرے بھائی نے میرے پاس بیٹھ کے کہا گھبراؤ نہیں، وہ مل جائے گا۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کے پوچھا، اگر وہ خود ہی واپس نہ آنا چاہے تو؟ بھائی میری بات سن کے خاموش ہو گیا۔ شاید اس کے پاس بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لمحے باہر سے ایک آدمی تیزی سے اندر آیا اور بولا، ہر جگہ دیکھ لیا، کہیں پتہ نہیں چلا۔ پورے گھر پہ ایسی خاموشی چھا گئی کہ کسی کے رونے کی آواز بھی سنائی دینے لگی، اور اسی لمحے میرے سسر نے فیصلہ کیا، اگر صبح تک وہ واپس نہ آیا تو پولیس کو اطلاع دے دی جائے۔ میں نے سر جھکا لیا، میرے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے، کیونکہ اب میرے دل میں پہلی بار یہ خوف پیدا ہو چکا تھا کہ شاید وہ صرف گھر سے نہیں گیا بلکہ اس رشتے سے بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی پورا گھر جاگ چکا تھا۔ رات بھر شاید ہی کسی کی آنکھ لگی ہو، میرے سسر مسلسل فون پہ کسی نہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ میرے بھائی اور ابا بھی وہیں موجود تھے۔ ہر آنے والا ایک ہی سوال کرتا، کوئی خبر ملی، اور ہر بار جواب میں خاموشی ملتی۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھی سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود اپنی زندگی میں موجود ہی نہیں ہوں، صرف دوسرے لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں۔ صبح کچھ دیر بعد میرے سسر نے فیصلہ کیا کہ اب پولیس کو اطلاع دی جائے گی۔ وہ میرے بھائی اور چند رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلے گئے۔ گھر میں صرف عورتیں رہ گئیں۔ میری ساس بار بار روتے ہوئے کہتی، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، وہ ضرور کسی مصیبت میں ہوگا۔ میری نند انہیں دلاسا دیتی، مگر اس کی اپنی آنکھیں بھی مسلسل بھیگی ہوئی تھیں۔ میں خاموش تھی، کیونکہ میرے پاس نہ کسی کو تسلی دینے کے لفظ تھے نہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے۔ دوپہر کے وقت میرا بھائی واپس آیا، اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ اسے آگے صرف اتنا کہا، پولیس سے تصویر لے لی ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں اطلاع بھی کر دی جائے گی، اب انتظار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اگر وہ خود اپنی مرضی سے گیا ہو تو؟ بھائی نے فوراً کہا، ایسی بات مت سوچو، ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میرے دل میں وہی خیال بار بار آ رہا تھا۔ رات کو اس کے چہرے پہ جو خاموشی تھی وہ کسی ناراض انسان کی نہیں بلکہ کسی فیصلے کر چکے انسان کی خاموشی تھی۔ شام کے قریب اچانک ایک پولیس والا ہمارے گھر آیا۔ اسے میرے سسر کو ایک طرف بلایا، دونوں کافی دیر آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ پھر میرے سسر کے آنکھوں کا رنگ بدل گیا، ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ میرے بھائی فوراً ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ کافی دیر بعد میرے سسر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، وہ زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے ایک ساتھ سکھ کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے جو بات کہی اسے پورے گھر کی سانس روک دی۔ انہوں نے کہا، وہ اپنی مرضی سے گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ پورے کمرے میں ایسی خاموشی پھیل گئی جیسے کسی نے وقت روک دیا ہو۔ میرے بھائی نے بے یقینی سے پوچھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے سسر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، پولیس کو اس کا فون آیا تھا، اسے کہا مجھے تلاش نہ کریں، میں اپنی مرضی سے گیا ہوں۔ بس اتنی بات سن کے میری ساس زور زور سے رونے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، اس نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ اسی رات دونوں خاندان پھر ایک ساتھ بیٹھے۔
इस बार किसी के चेहरे पे उम्मीद नहीं थी, सिर्फ थकन और बेबसी थी। मेरी भाभी एक कोने में बैठी मुसलसल रो रही थी। वो बार बार मेरे भाई की तरफ देखती, जैसे उसे डर हो कि अब उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। कुछ देर बाद मेरे भाई ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, अगर उसने अपनी मर्जी से ये कदम उठाया है तो उससे सिर्फ मेरी बहन की नहीं, हम सबकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। कमरे में बैठे सब लोग खामोश रहे। मेरे ससुर ने सर झुका के कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं लोगों को क्या जवाब दूं। मैंने पहली बार आहिस्ता से कहा, शायद जवाब हमें नहीं उसे देना चाहिए जिससे ये फैसला किया। सबकी नज़रें मेरी तरफ उठ गईं, मगर मैं दोबारा खामोश हो गई। अगले 2 दिन उसी बेयकीनी में गुजर गए। फिर तीसरे दिन पुलिस की तरफ से खबर आई कि उसे खुद राब्ता किया है और साफ कहा है कि वो किसी दबाव में नहीं, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया है और वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई, मगर असल धचका अभी बाकी था। शाम को मेरे भाई ने अपनी बीवी को अपने सामने बिठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो बार बार कह रही थी, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरे भाई ने बहुत देर तक खामोश रहने के बाद कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन जिस दिन मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हुई उसी दिन हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। मैं हर रोज़ अपनी बहन का चेहरा देखकर तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। मेरी भाभी फूट फूट के रोने लगी। वो बार बार कहती रही, मुझे सज़ा मत दो, मैंने कुछ नहीं किया। मगर मेरे भाई का दिल जैसे पत्थर बन चुका था। मैंने दौड़ के भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये जुल्म मत करो, इसका क्या कसूर है। उसने मेरी तरफ देखा, उसके आंखों में आंसू थे। वो बोले, जिस रस्म ने मेरी बहन से उसका घर छीन लिया वो मेरी खुशी भी नहीं रहने देगी। उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि गलत रस्म ने सिर्फ एक शादी नहीं तोड़ी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 4 जिंदगी अपने साथ ले डूबी थी। और अभी आखिरी जख्म बाकी था, जब हमें उस शख्स की जुबान से सुनना था कि वो शादी की पहली ही रात क्यों चला गया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त पुलिस वालों ने दोनों खानदानों को थाने बुलाया। मैं भी अपने अब्बा और भाई के साथ वहां पहुंची। एक कमरे में हमें बिठाया गया। कुछ देर बाद एक अफसर अंदर आया। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने कहा वो खुद सामने नहीं आना चाहता, लेकिन उसने अपनी मर्जी से एक बयान भेजा है। पहले आप ये सुन लें, फिर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होगी। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि किसी की सांस की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अफसर ने मोबाइल चलाया तो उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो कह रहा था, मैं ज़िंदा हूँ और अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गया हूँ। मुझे कोई अगवा करके नहीं ले गया। मैं जानता हूँ मेरे इस फ़ैसले से बहुत लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन अगर मैं उस रात ना जाता तो सारी ज़िंदगी एक ऐसी लड़की के साथ रहता जिससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मगर जिससे मेरी शादी सिर्फ़ एक रस्म की वजह से कर दी गई। मैंने अपने माँ-बाप को बहुत समझाया था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मगर मेरी एक ना सुनी गई। मैंने निकाह इसलिए पढ़ा कि मुझे कहा गया कि अगर इनकार किया तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी, मगर जब मैं उस कमरे में गया और मैंने देखा कि वो लड़की भी मेरी तरह खामोश और मजबूर बैठी है, तो मुझे यकीन हो गया कि हम दोनों की ज़िंदगी दूसरों के फैसले की कीमत बन चुकी है। इसलिए मैं चला गया, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ उसे सज़ा नहीं देना चाहता था। कमरे में बैठे हर शख्स का सर झुक गया। वो आगे कह रहा था, अगर मैं रुक जाता तो शायद लोग कहते शादी हो गई, अब सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं जानता था कि कुछ ठीक नहीं होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद मजबूरी पे हो वो कभी खुशी नहीं दे सकता। मैं गलत ज़रूर हूँ कि बगैर बतलाए चला गया, मगर इससे बड़ी गलती वो थी जिसमें 2 इंसानों की मर्ज़ी पूछे बगैर उनकी ज़िंदगियाँ बाँध दी गईं। बयान ख़त्म हुआ तो कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरे ससुर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाँप के बैठ गए। मेरी सास फूट-फूट के रोने लगी। मेरे अब्बा की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो किसी की तरफ देख नहीं पा रहे थे। उसी वक्त मेरे भाई ने आहिस्ता से अपनी जगह से उठ के अपनी बीवी को देखा। वो मुसलसल रो रही थी। उसे कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी खुशी मेरी बहन की बर्बादी बने, लेकिन आज जब मैं अपनी बहन को इस हाल में देखता हूँ तो मेरे अंदर सब मर जाता है। मेरी भाभी रोते हुए उसके कदमों के करीब आ गई और बोली, खुदा के लिए मुझे सज़ा मत दो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मैंने ये शर्त नहीं रखी थी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मेरे भाई की आंखों से भी आंसू निकल आए, मगर उसने भारी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मुझे अपनी बहन की टूटी हुई जिंदगी याद आएगी। ये रिश्ता अब मेरे लिए सांस लेने जैसा भी आसान नहीं रहा। मैं फौरन आगे बढ़ी और भाई का हाथ पकड़ा। मैंने रोते हुए कहा, ऐसा मत करो, एक घर पहले ही उजड़ चुका है, दूसरा घर मत उजाड़ो। भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा, घर तो उसी दिन उजड़ गया जिस दिन हमें इंसान नहीं बल्कि बदले की चीज समझा गया। चंद हफ्तों बाद मेरे भाई ने उस लड़की को छोड़ दिया। जिस दिन मेरी भाभी अपने मैके वापस जा रही थी, वो बार बार मुड़ के हमारे घर को देख रही थी। अम्मी उसे गले से लगा के रो रही थी। मेरे भाई की आंखें भी सुर्ख थीं, मगर वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सका। मैं दरवाजे पे खड़ी ये सब देख रही थी। एक ही रस्म ने एक वक्त में 2 दुल्हनों से उसके घर छीन लिए। इधर मैं अपने मैके वापस आ गई और उधर मेरी साबका भाभी भी अपने मैके में आ बैठी थी। मेरे भाई की मोहब्बत ख़त्म हो गई।
میری شادی ختم ہو گئی، میری بھابھی کا گھر ختم ہو گیا اور اس لڑکے نے بھی اپنا گھر چھوڑ دیا۔ 4 جوان زندگیاں صرف اس لیے برباد ہوئیں کیونکہ چند لوگوں نے یہ مان لیا کہ پرانی رسم انسانوں کو خوشی سے زیادہ ضروری ہے۔ کئی مہینوں بعد ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ ہمارے گاؤں میں ایک نئے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ کسی نے پھر وٹے سٹے کا مشورہ دیا۔ میرے ابا جو پہلے ہمیشہ ایسی رسموں کے حق میں بات کرتے تھے، اس دن اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا، اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو کبھی وٹے سٹے کا نام بھی مت لینا۔ میں اپنی آنکھوں سے 2 گھر نہیں 4 زندگیاں برباد ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ انسان اپنی اولاد کی شادی کرتا ہے ان کی زندگی بسانے کے لیے، ان کی قسمت تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ کسی کے پاس ان کی بات کا جواب نہیں تھا۔ آج کئی سال گزر چکے مگر جب بھی میں کسی گھر میں وٹے سٹے کی بات سنتی ہوں تو میرے سامنے ایک ہی منظر آ جاتا ہے۔ ایک بھائی جس کی محبت اس سب پہ ختم ہوئی، ایک لڑکی جو شادی کی پہلی صبح ہی بے سہارا ہو گئی، ایک دلہن جو بغیر قصور اپنے شوہر سے جدا کر دی گئی، اور ایک لڑکا جو اپنی شادی کی رات اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ فرسودہ رسمیں کبھی گھر نہیں بساتی، وہ صرف گھروں کی دیواریں کھڑی کرتی ہیں جن کے اندر رہنے والے لوگ آہستہ آہستہ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اسی لیے رشتہ ہمیشہ 2 انسانوں کی خوشی سے بننا چاہیے، کسی رسم، کسی ضد یا کسی وٹے سٹے کے سودے سے نہیں، کیونکہ جس شادی میں رضامندی نہ ہو وہاں خوشی نہیں صرف خاموش آنسو جنم لیتے ہیں۔